जो भी लास्ट क्लास हुई थी बच्चा, उसमें हमने एक प्रैक्टिस पेपर कराया था, ठीक है। वो जहां तक आपने देख लिया होगा, ठीक है। तो आज उसके आगे रिकर्सन का प्रोग्राम है और एक इनहेरिटेंस का प्रोग्राम है और एक बाइनरी ट्री का प्रोग्राम है। तो शुरू करते हैं बेटा। हाँ, देखिए बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग। क्वेश्चन इज सेइंग design a class change to perform string related operation. The detail of the class are given below. The name of the class is change. These are the three member data, str and new str, ठीक है। str में एक वर्ड स्टोर है और जो भी चेंज करना वो चेंज वर्ड आपका न्यू str में स्टोर करना है। और लेन में आपको लेंथ निकालनी है। करना क्या है, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना है, एक इनपुट वर्ड कंस्ट्रक्टर बनाना है, इसमें एक वर्ड एक्सेप्ट करेंगे। फिर ये फंक्शन बनाना है केस कन्वर्ट, जिसको हम जो भी कैरेक्टर दें उसका केस को चेंज कर देगा, ठीक है। और तीसरा एक फंक्शन है वॉइड रेक चेंज। ये आपका रिकर्सिव फंक्शन है जो उस वर्ड के एक एक कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करेगा, उसके केस को चेंज करके एक नया वर्ड फॉर्म करेगा। तो मेन प्रोसेसिंग यहीं पे हो रही है। तो डिस्प्ले फंक्शन में आपको दोनों वर्ड डिस्प्ले करने हैं। तो डिस्प्ले करते समय आपको ये देखना है कि भैया आपने ये रेक चेंज फंक्शन कॉल कर लिया हो। तो ये सारा प्रोसेस करने से पहले आप जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपके क्वेश्चन को बीच बीच में रेफर कर सकें, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं। चेंज str न्यू str लेन। क्लास नेम इज चेंज। क्लास डिफाइन करने के बाद जो भी मेंबर डेटा दिए हुए उन सबको जैसा क्वेश्चन दिया उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल वही, और उसके सिवा और कोई भी मेंबर वेरिएबल डेटा कुछ भी नहीं लेंगे। तो यहां पे मेंबर डेटा दे रखा है स्ट्रिंग str, एक स्ट्रिंग दे रखी है न्यू str और एक इंटीजर दे रखा है लेन। तीन वेरिएबल ले लिए, ठीक। इसके बाद क्या लेना है आपको, कंस्ट्रक्टर कैसा है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मतलब इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जब भी दिया हो तो भी डिफॉल्ट वैल्यू इसे स्ट्रिंग दे रखी है, तो str इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, तो एक एम्प्टी स्ट्रिंग बन जाएगी। या फिर बेटा हम न्यू str इक्वल टू डबल कोट्स भी ले सकते हैं, और लेन अभी फिलहाल 0 है। तो ये फंक्शन तो बन गया। इसके बाद आपका एक फंक्शन इनपुट वर्ड फंक्शन बना लीजिए। तो इनपुट वर्ड फंक्शन में क्या करना है, आपको एक यूजर से एक इनपुट लेना है वर्ड का। तो वॉइड इनपुट वर्ड, ठीक। इसमें आप इनपुट लेने जा रहे थे, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए, ठीक है। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया क्योंकि आप इनपुट लेने जा रहे हैं। एक प्रॉपर मैसेज दीजिए। शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं SOP, आप पूरा लिखेंगे, एंटर अ वर्ड। और इसके बाद स्ट्रिंग str में इनपुट लेना है, तो str इक्वल टू वर्ड बोला है तो नेक्स्ट फंक्शन लगाएंगे। सेंटेंस बोला होता तो हम नेक्स्ट लाइन फंक्शन लगाते हैं, ठीक है। तो str इक्वल टू sn डॉट नेक्स्ट फंक्शन लगा दिया, इनपुट हो गया। इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फंक्शन इज कैर केस कन्वर्ट, ब्रैकेट में कैरेक्टर दिया जा रहा है।
ये देखिए इसको, ठीक। तो अगला फंक्शन एक कैरेक्टर रिटर्न कर रहा है, नाम है केस कन्वर्ट, और उसको कैरेक्टर एज ए पैरामीटर दिया जा रहा है, ठीक। तो थोड़ी बहुत स्ट्रिंग की प्रैक्टिस भी इसी क्वेश्चन में हो जा रही है। इस कैरेक्टर को चेक करना है, अपर केस में तो लोअर केस में कन्वर्ट करना है, और लोअर केस में तो अपर केस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमने कहा इफ कैरेक्टर डॉट इज अपर केस, ब्रैकेट में CH, इज अपर केस वेपर क्लास का फंक्शन है, चेक करता है गिवन कैरेक्टर अपर केस में है या नहीं, अगर होगा तो रिटर्न करेगा ट्रू। अपर केस में इसको कन्वर्ट करना लोअर केस में, दूसरा फंक्शन लगाएंगे और साथ में रिटर्न भी कर देते हैं, या हम इसे कर लेते हैं CH इक्वल टू कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस, CH, तो इससे लोअर केस में कन्वर्ट हो गया। अब अगर अपर केस में नहीं है तो लोअर केस में होगा, तो हमने क्या लिखा, कैरेक्टर डॉट टू अपर केस। इस तरह से ये बेटा कैरेक्टर जो है आपका कन्वर्ट हो गया अपोजिट केस में, और बाद में हमें फाइनली इसको रिटर्न करना है। ठीक है, तो आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट बच्चा? कोई डाउट? नो। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट फंक्शन। वॉइड रेक चेंज INT, ये आपका एक इंटीजर ले रहा है, इस इंटीजर की मदद से ये इस स्ट्रिंग के STR के कैरेक्टर को निकालना है और आपको स्टोर करना है न्यू STR पे। ठीक है, केस चेंज करने के बाद रेक चेंज फंक्शन इज void rec change। इधर ये इंटीजर क्या कर रहा है, व्हाट इज दिस इंटीजर स्टैंड्स फॉर, ये इंडेक्स नंबर है। आप दो चीजें सोच सकते हैं, क्योंकि आपको उसको कॉल करके दिखाना है तो उसके अकॉर्डिंग कॉल भी करते हैं। तो यहां ये सोच सकते हैं कि ये इंटीजर 0 होगा या लेंथ होगी, तो जैसा सोचेंगे उसके हिसाब से कोड थोड़ा चेंज हो जाएगा। हम ये मानते हैं मैं 0 से लेकर चल रहा हूं, तो 0 से लेकर चल रहा हूं, ये बात मैं कमेंट में लिख देता हूं। ठीक है, कि भाई मैं कह कर रहा हूं कि I इक्वल टू 0 इनिशियली, यानी कि आप जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो आप 0 एज ए पैरामीटर प्रोवाइड करने वाले हैं। तो सपोज करें कि स्ट्रिंग है संजय, ठीक, तो 0 मैंने इसको प्रोवाइड किया, 0 के लिए प्रोसेस करे, 1 के लिए प्रोसेस करे, 2 के लिए प्रोसेस करे, इसकी लेंथ है 6, पर जब ये लेंथ के बराबर हो गया तो ये रुक जाना चाहिए। पर किसकी लेंथ के बराबर हो गया, आप किस स्ट्रिंग को प्रोसेस करने वाले हैं, वो है STR। तो मैंने कहा भाई अगर I की वैल्यू STR डॉट लेंथ हो गई तो इसे रुक जाना चाहिए, तो लिख दे रिटर्न, वॉइड टाइप है, सो ओनली रिटर्न। सो द फर्स्ट थिंग वी हैव टू थिंक इज उसका बेस केस क्या होना है। शुरू किया 0 से, 0 के लिए प्रोसेस करना है, 1 के लिए प्रोसेस करना है, 2 के लिए प्रोसेस करना है, और रुकना कब है, जब लेंथ के इक्वल हो जाए। लेंथ हमारे समय तक प्रोसेस करना है, लेंथ के इक्वल होने पर रुक जाना है। वॉइड टाइप है, देन ओनली रिटर्न। अब आगे क्या होना है, एल्स रिजल्ट स्टोर होना है न्यू STR में, तो 0 वाला कैरेक्टर को चेंज करके न्यू STR में डाल दीजिए। ठीक, तो यहां पे एक दूसरी स्ट्रिंग में एक्यूमुलेट करने के लिए दे रखा है, इसलिए हम रिकर्सिव कॉल में केवल इंडेक्स नंबर को चेंज करने वाले हैं। तो यहां न्यू STR में स्टोर हो रहा है न्यू STR
इक्वल टू न्यू एसटीआर प्लस जोड़ना है केस को चेंज करके, उसके लिए फंक्शन बनाया केस कन्वर्ट, और इन द ब्रैकेट str डॉट कैर एट आई। ठीक, और उसके बाद मुझे आगे बढ़ जाना है, रेक चेंज फंक्शन को कॉल कर लेंगे। और आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे। तो सपोज हमें रेक चेंज फंक्शन, ये आपका एसटीआर है, न्यू एसटीआर में अभी कुछ भी नहीं है। ठीक, आई की वैल्यू 0 पे फंक्शन कॉल हुआ, यहां आई की वैल्यू 0 है, 0 के लिए ये बेस केस फॉल्स है, तो एल्स में क्या, एल्स पे से न्यू एसटीआर को क्या भेजा, केस कन्वर्ट फंक्शन, पहले कैरेट 0 भेजा, कैरेट 0 में एस है, एस गया, वहां से वापस हो गया है स्मॉल लेटर में चेंज हो गया, स्मॉल लेटर में चेंज हो गया, इसमें न्यू एसटीआर में जुड़ गया। फिर रेक चेंज फंक्शन कॉल हो रहा है, ये रिकर्सिव कॉल है, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, आई की वैल्यू 1 हुई, 1 के लिए फिर इधर आया, बेस केस फॉल्स है, तो कैरेट 1 भेजा केस कन्वर्ट को, तो वहां पे स्मॉल ए गया, स्मॉल ए कन्वर्ट होकर वापस आया, कैपिटल ए हो गया। फिर फंक्शन कॉल हुआ, आई की वैल्यू 2 हुई, 2 के लिए जब रेक चेंज कॉल हुआ, देन न्यू एसटीआर में कैरेक्टर एट 2 गया, स्मॉल एन वहां से चेंज होके आया, कैपिटल एन बन गया, और इसमें ऐड हो गया। इस तरह से जो स्मॉल लेटर थे वो कैपिटल में कन्वर्ट हो गए, जो कैपिटल थे वो स्मॉल में कन्वर्ट हो गए, और लूप चलाने के लिए हमने यूज कर लिया, इंडेक्स नंबर को बढ़ाते चले गए। डाउट है बेटे? तो अब हमें आगे क्या करना है, इस फंक्शन को बनाने के बाद डिस्प्ले फंक्शन इज सेइंग look at this question, what display function displays the both word, and what else it is doing after displaying it is we have to call main function also. तो दोनों फंक्शन बना लेते हैं, void display displays both string। अब both string का मतलब पहले str तो डिस्प्ले कर लेंगे, पर न्यू str के लिए तो वैल्यूज तभी आएंगे जब ये फंक्शन कॉल किया गया। तो बिफोर displaying the new string, I'm just calling rec change and taking care कि हम 0 पास करें, क्योंकि हमने यहां मान के चले कि 0 is the initial value। Then display both, println लगाया, लिख दो ओरिजिनल is str, और ये क्वेश्चन में ध्यान से देखना है कि क्या क्या डिस्प्ले करने के लिए बोल रहा है। चेंज्ड न्यू एसटीआर, मेन फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आरजीएस, क्लास का नाम चेंज, क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, एज सुन एज द ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड इट विल क्रिएट द it will call the constructor also, so object is created, then we have to call the function for input, that is input word, object name ob dot input word, and what else is to be done, display function is to be called. When you will call display function, it will call recursive function and display the original and the changed word. I hope it must be clear to you by now. सर रेक चेंज 0 क्यों है? क्योंकि बेटा हम लूप जब चलाते हैं इंडेक्स नंबर का, तो 0 1 2 3 4 चलाते हैं, तो हम आई की वैल्यू जो वहां पास कर रहे हैं वो इनिशियली 0 पास कर रहे हैं, फिर 0 को चेंज करेगा कैरेक्टर निकाल के, फिर 1 पास करेंगे तो 1 को चेंज करेगा, इसलिए हमने 0 लिया है, पास करा है शुरुआत में। ठीक है, एक रिकर्सिव फंक्शन हो गया था, यानी कि
Now go through this next question. This is from inheritance. A superclass parameter has been defined to calculate the parameter of a parallelogram. Define a subclass area to compute the area of the parallelogram. ठीक है. Using the required data member of the superclass. Superclass के definition दे रखी है. There is a class parameter with two member data A and B. This is parameterized constructor. Two member data A and B. What is A and B? Length in decimal and width in decimal. Then calculate function is there to calculate the perimeter. The display function is to display the data member along with the parameter. So ये function दिए हुए हैं. फिर area we have to define. Area is a subclass which is having two member data height and h and area. Right? Question बहुत lengthy होता है. Then area is a parameter. This is parameterized constructor. Then do area, then show. Okay. So कौन कौन सा do and show function what it is doing? Display the member of both classes. यानी कि ये क्या करेगा? मतलब इसकी बेस क्लास के मेंबर डेटा को भी डिस्प्ले करना है और खुद के मेंबर डेटा और उसके सब कुछ डिस्प्ले करना है. इसी तरह से ये जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है ना, तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो डिराइव्ड क्लास का होगा वो अपनी क्लास की वैल्यूज को भी एक्सेप्ट करेगा और इसकी बेस क्लास की वैल्यूज को भी एक्सेप्ट करेगा. एरिया में दो वैल्यूज हैं, एक है एच एंड दूसरा है एरिया निकालने के लिए वेरिएबल. एरिया तो कैलकुलेट करना है, एच हम एक्सेप्ट करेंगे पैरामीटर में. फिर उसकी बेस क्लास में ए और बी है, ए और बी को भी हम एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि ए और बी की वैल्यू को यूज करके वैल्यू निकालनी है. तो ऐसी वैल्यूज जिनकी मुझे कैलकुलेशन में जरूरत है वो हम एक्सेप्ट करेंगे थ्रू कंस्ट्रक्टर. ठीक है. और बाकी जो कैलकुलेट करनी है वो हम एज्यूम कर लेंगे इनिशियली 0, बाद में कैलकुलेट तो कर ही रहे हैं. ठीक है. देखिए कितना हमें फिर यहां पे क्या करना क्या है इस प्रोग्राम में, हमें केवल डिराइव्ड क्लास की बॉडी को बनाना है, बाकी एज्यूम करना है कि बेस क्लास इज ऑलरेडी देयर. अब बेस क्लास को बनाने में ऐसा कुछ खास काम होता भी नहीं है. ठीक. तो ये हम मान ले रहे क्लास पैरामीटर इज ऑलरेडी डिफाइंड. डिराइव्ड क्लास बनाना शुरू करते हैं. डिराइव्ड क्लास का नाम है एरिया. ए कैपिटल दे रखा था. यहां सबसे पहले ध्यान रखना है, हमें लगता है एक्सटेंड्स और बेस क्लास का नाम. ठीक. एक्सटेंड्स और बेस क्लास का नाम. तो ये एक लाइन हो गई सबसे इंपॉर्टेंट. इसके बाद अगला क्या होगा, इसके मेंबर डेटा क्या कहते रखें क्वेश्चन में, डबल एच कॉमा एरिया. क्वेश्चन में दिया था डबल इन डेसिमल. डेटा टाइप वाज नॉट गिवन बट इट वाज सेड इन डेसिमल. तो डेसिमल में वैल्यू स्टोर करने तो डबल टाइप लेना पड़ेगा. नाउ नेक्स्ट थिंग विच कम्स इनटू प्ले इज कंस्ट्रक्टर. बेस क्लास में दो वैल्यू है ए एंड बी और ड्राइव क्लास में तीसरी वैल्यू है एच. तीन वैल्यू एज अ पैरामीटर रिसीव कर लीजिए. नेम आप सेम रख सकते हैं, डिफरेंट रख सकते हैं. सेम रखने में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दिस कीवर्ड लगाना पड़ सकता है, इसलिए आप डिफरेंट ले लीजिए. हम ले लेते हैं डबल एन ए डबल एन ए डबल एन बी कॉमा डबल एच. तीन वैल्यू ले लीजिए. सबसे पहला काम, ये जो वैल्यू बेस क्लास के लिए ली है इनको बेस क्लास को भेजना है. पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है. बेस क्लास को पहले कॉल देखना भेजनी पड़ेगी वैल्यू. उसके लिए यूज होता है कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए सुपर फंक्शन. इट हैज टू बी द फर्स्ट स्टेटमेंट. सुपर कौन कौन सी बेस क्लास की वैल्यू है, दो है एन ए और एन बी. ये बेस क्लास के पास पहुंच गई. ठीक. अब बची हाइट के लिए वैल्यू.
तो एच के लिए यहां पे मैंने बाय डिफॉल्ट बाय मिस्टेक अगर एच ले लिया, सेम ले लिया, तो आपको लगाना पड़ेगा दिस डॉट एच। डिफरेंट लेने के लिए इसीलिए बोल रहे थे, डिफरेंट लीजिए, ज्यादा अच्छा रहता है। तो अब हो गया तो अच्छी बात है। अगर पैरामीटर के वेरिएबल का नाम और मेंबर डेटा का नाम सेम है, तो मेंबर डेटा को रिफर करने के लिए यू नीड टू यूज दिस कीवर्ड। दिस रिफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट। Otherwise, if I simply write h, it will refer to the local variable. Always most local variable is referred. Now what the next function is? Constructor हो गया, do area, width into height करना है, कर देंगे, do area and show. बहुत easy question था। Next function is do area. ठीक, वेरिएबल एरिया इक्वल टू वेरिएबल देयर मेंबर वेरिएबल इज बी इंटू एच। ठीक, बी इंटू एच। तो यहां पे क्या देख रहे हो आप बेटा कि ये जो वेरिएबल बी है, दिस इज नॉट द मेंबर ऑफ डिराइव्ड क्लास, ये बेस क्लास का वेरिएबल है। और बेस क्लास के वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए कोई भी स्पेसिफिक कीवर्ड नहीं लगाना पड़ रहा है। सिंपली ये एरिया, इसमें वैल्यू किधर से गई, बेस क्लास का बेस है और इस क्लास का हाइट है। क्योंकि बेस क्लास की वेरिएबल्स और फंक्शन हम यहां पे एक्सेस कर सकते हैं, तो हमने सिंपली एक्सेस करा और उसको यूज कर लिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है शो। वॉइड शो। द क्वेश्चन एक्सपेक्ट कि आप जो भी बेस क्लास है उसकी वैल्यूज को भी डिस्प्ले करें, और बेस क्लास की वैल्यूज को डिस्प्ले करने के लिए फंक्शन दिया है क्वेश्चन में, उसका नाम भी शो है, इसका नाम भी शो है, दोनों के नाम सेम हो गए, तो दैट बिकम्स ओवर राइडिंग। इन दैट केस व्हाट यू आर सपोज टू डू, just call super dot show function. Name of the base function which belongs to the base class is same as the name of the function of this derived class, then you have to use super dot function name. Super से क्या होता है, यहां पे ये स्पेसिफाई कर रहा है कि ये जो शो फंक्शन है ये इस डिराइव्ड क्लास का फंक्शन नहीं है, ये बेस क्लास का फंक्शन है। और ये बेस क्लास का फंक्शन वहां पे बेस क्लास के मेंबर डेटा और मेंबर को डिस्प्ले कर रहा होगा। भाई अगर हम बनाते तो वहां हम क्या करते, वहां हम ए बी और पेरीमीटर को डिस्प्ले कर रहे, तो ये डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद बचा कुचा जो चीज हम यहां खुद डिस्प्ले कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा भाई हम क्या डिस्प्ले कर लेंगे, हम डिस्प्ले कर लेंगे हाइट। कि हाइट की वैल्यू कितनी है, एच है, और बचा एरिया, एरिया की वैल्यू एरिया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन मेन फंक्शन लिखना नहीं है, इसलिए इतना ही आंसर आपको 4 नंबर के लिए क्वेश्चन बहुत है। ठीक है, अब बचता है, आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है स्टैक का। कैसे पता चलता है कि स्टैक का है? ठीक है, a book shelf is designed to store the book in the stock with LIFO operation. The question is saying LIFO operation. Class name is book, name, point, max. Name एक एरे है जिसमें आप बुक्स के नाम स्टोर करने वाले हैं। स्टोर करने के लिए जो इंडेक्स नंबर का यूज किया जा रहा है, यहां देखिए इंडेक्स नंबर है ये। कितनी नेम स्टोर कर सकते हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी दैट इज मैक्स। ठीक है, एवरीथिंग इज वेरी क्लियरली गिवन। ठीक है अच्छा, इसके बाद ये कंस्ट्रक्टर है जो आपकी मैक्स की वैल्यू को इनिशियलाइज करेगा। कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज मेंबर डेटा, तो मेंबर डेटा इनिश बाकी मेमोरी एलोकेट करना, इनिशियलाइज करना, वो सब इसका काम है। फिर कैप क्या होगा, साफ साफ दिया भी रहता है कि भाई मैक्स को इनिशियलाइज करने के लिए कैप स्टैंड्स फॉर कैपेसिटी, मैक्स इज जस्ट टू स्टोर व्हाट इज द साइज। टेल, एड, डिस्प्ले।
टेल फंक्शन डिस्प्लेज द नेम ऑफ द बुक विच वॉज द लास्ट एंटर्ड. लास्ट इन फर्स्ट आउट हो रहा है तो ऑलवेज वॉट एवर इट विल डिस्प्ले जो भी लास्ट है. और कब डिस्प्ले करेगा? जब पॉसिबल है. इसमें कुछ नेम्स स्टोर हैं जो रीड नहीं किए गए तो डिस्प्ले करेगा. अगर सारे रीड कर चुके हैं तो इट विल डिस्प्ले सेल्फ इज एम्प्टी. सिमिलरली एड फंक्शन विल कीप एडिंग बुक नेम्स टिल इट इज हैविंग सम स्पेस टू एड. जब सारे स्टोर हो गए, ऐड करने के लिए कुछ स्कोप नहीं बचा, देन इट विल डिस्प्ले सेल्फ इज फुल. क्लियर? इस तरह से काम करने वाला है. अब देखिए इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा. द क्वेश्चन इज सेइंग गिव द डिटेल ऑफ द क्लास बुक ओनली फंक्शन वॉइड टेल एंड वॉइड एड. ठीक है. मेन फंक्शन एल्गोरिथम नीड नॉट टू बी रिटन, so I'm not going to write that, and will write this constructor, but constructor I will do because constructor के बिना भी समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है. ठीक है. Class name, book name, expand. So let's start. Class name is book. Member data. Name point max. String array. Name. int point and max. Normally in the question it is given कि भाई point की इनिशियल वैल्यू क्या हो, मैक्स की इनिशियल वैल्यू क्या हो. Here it is not given, doesn't make any difference. आप इतने प्रोग्राम कर ले, आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्या लेना है. सो ऑलवेज द वैल्यू ऑफ दिस मैक्स विच इज रिप्रेजेंटिंग टॉप इज -1. तो पहला काम तो हम ये कर रहे हैं कि मैक्स की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दे रहे हैं, पॉइंट की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दे रहे हैं और मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं. न्यू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टाइप है तो न्यू स्ट्रिंग लिखेंगे. ठीक. बेटा हमने ग्रुप में कुछ क्वेश्चन पेपर भेजे हुए हैं प्रैक्टिस के लिए. आप पहले से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको अच्छा रहेगा. उसके बाद टेल फंक्शन बनाते हैं. टेल से पहले हम ऐड बना लें. कुछ ऐड हो तभी तो टेल करने में आसानी रहेगी. पहले मैं ऐड फंक्शन बनाता हूं. ठीक है. पहला फंक्शन वॉइड ऐड. क्या ऐड कर रहा है? स्ट्रिंग वी. इसका नाम वी की जगह कुछ भी हो सकता था. तो जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा यहां एक एरे बन जाएगी. Let's assume the value of max is 5. Point is -1. तो आप भाई -1 पे तो कुछ नहीं स्टोर कर सकते. तो सबसे पहले आपको स्टोर कहां कर सकते हैं? 0 पे. तो भाई -1 पे जब स्टोर नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या करोगे? पहले पॉइंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट करोगे फिर स्टोर करोगे. तो ऑलवेज द प्रोसेस इज इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ द इंडेक्स नंबर देन स्टोर. ठीक. तो अगर -1 पे है तो स्टोर कहां कर रहा है? 0 पे. 0 पे तो स्टोर करेगा 1 पे. 1 पे है तो स्टोर करेगा 2 पे. जहां पे भी है पहले इंक्रीमेंट कर रहे हो इसलिए उसका नेक्स्ट पे स्टोर करेगा. इसलिए लास्ट वैल्यू जो स्टोर कर सकता है वो कहां पे स्टोर कर सकता है? मैक्स -1 पे. क्योंकि मैक्स -1 पे अगर है तो स्टोर करेगा मैक्स पे और वो इंडेक्स आउट हो जाएगा. यानी कि मैक्स की वैल्यू अगर 4 है तो आप स्टोर करें तो 4 होने पे कहां स्टोर करेगा? 5 पे. और 5 पे स्टोर नहीं कर सकता क्योंकि इंडेक्स नंबर 5 एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है. तो सबसे पहले यहां एक कंडीशन लगाई कि भाई इफ वैल्यू ऑफ मैक्स इफ वैल्यू ऑफ पॉइंट की वैल्यू अगर मैक्स -1 के बराबर है तो डिस्प्ले कर दीजिए मैसेज. क्या मैसेज दिया क्वेश्चन में? शेल्फ इज फुल.
ठीक। अदरवाइज हमें क्या करना है, अभी हमने डिस्कस किया क्या करना है, एल्स हमें इस नेम एरे के में स्टोर करने से पहले पॉइंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है, पॉइंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है। अब पॉइंट -1 से कितना हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। अब हम इस एरे में स्टोर कर सकते हैं नेम पॉइंट पे ये वैल्यू v हम इस पे स्टोर कर सकते हैं। तो अगर हमने पहले एक बार कॉल किया तो 0 पे एक वैल्यू स्टोर हो गई, ठीक। हमने एक बार और कॉल किया तो फिर से ये पॉइंट की वैल्यू 1 हो जाएगी या 1 पे कोई वैल्यू स्टोर कर देगा। फिर हमने कॉल किया, पॉइंट के लिए 2 हो जाएगी और यहां पे कुछ वैल्यू स्टोर हो जाएगी। दिस वे टू कीप ऑन स्टोरिंग थिंग्स। और जहां हमने सब अब यहीं तक सपोज कर स्टोर कर रखा है, हम स्टोर करते जाएं तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मैक्स -1 पे पहुंचेंगे आगे फर्दर स्टोर नहीं करेगा, ठीक। अब हम रीड करते हैं। रीड फंक्शन के बारे में क्या दिया है, इसका नाम है टेल और ये रिटर्न टाइप इसका वॉइड है। तो वॉइड टेल, सिंपल सी बात है, इनिशियली पॉइंट की वैल्यू -1 थी। -1 का मतलब अभी हमने कुछ स्टोर ही नहीं किया था इसलिए -1 थी। रीड करेंगे तो पॉइंट घटता जाएगा, -1 था तो उसमें कुछ स्टोर नहीं किया है और रीड करते जा रहे हैं और हो गया है फिलहाल -1 दोबारा, तब भी हम इसमें कुछ स्टोर कुछ रीड नहीं कर सकते। तो कंडीशन क्या लगेगी, इफ पॉइंट इक्वल टू -1 तो क्या मैसेज देना है, क्वेश्चन रखा सेल्फ इज एम्प्टी। अदरवाइज अगर हम इस कंडीशन की बात करें, पॉइंट के लिए 2 है इस समय, तो इंडेक्स नंबर 2 पे एक डेटा आइटम दिखा रहा है, तो हम इसको रीड करेंगे और वापस कर देंगे, इसको घटा देंगे। तो हम एसओपी कर दे रहे हैं नेम पॉइंट उसके बाद पॉइंट की वैल्यू को घटा दे रहे हैं। ये आपका टेल फंक्शन बन गया। ये क्लास का एंड, क्योंकि मेन नहीं बनाना इसलिए मैंने क्लास को एंड कर दिया। तो फिलहाल मैंने एक बार कॉल किया, पॉइंट की वैल्यू 2 थी, तो 2 पे जो नाम था वो डिस्प्ले हो गया, पॉइंट घट के 1 हो गया, ठीक। अब 1 के लिए कॉल करें तो 1 पे जो वैल्यू वो रीड हो गई और घट के 0 हो गया, और 0 के लिए कॉल करें तो 0 पे जो वैल्यू थी वो रीड हो गई और घट के -1 हो गया। अगर हम -1 का भी कॉल कर ले, एक बार और कॉल कर ले, -1 होने पे क्या आएगा, सेल्फ इज एम्प्टी। जैसे लास्ट इन फर्स्ट आउट हो रहा है, सबसे आखिरी में स्टोर किया गया था 2, तो सबसे इंडेक्स नंबर 2 में स्टोर किया गया था, सबसे पहले इंडेक्स नंबर 2 वाला ही रीड होगा, ठीक है। बेटा क्लियर तो हो जा रहा है आपको, जिसको बच्चे जो देखते हैं एक बार इसको लिख के अपने आप से देख भी लिया करें, क्योंकि होता है क्या, जब आप कुछ वीडियो को देखते हैं रिकर्शन का या कोई भी, तो ऐसे लगता है समझ में आ गया। जो बच्चे कुछ कुछ ऐसे है ना जो मैसेज करते हैं हम थोड़ा सा वीक हैं, तो वीक वालों के लिए इंपॉर्टेंट ये रहता है कि एक बार लिख भी ले, क्योंकि समझ में आ जाता है, बार बार रिकॉल नहीं कर पाते, ठीक है। एग्जाम में रिकॉल नहीं कर पाएंगे तो फिर दिक्कत आएगी। आ तो गया समझ में, तो एक आधा प्रैक्टिस पेपर लगाइए, रिकॉल करने की कोशिश करिए, इनपुट डिस्प्ले ऑब्जेक्ट बनाना, मेंबर डेटा प्रॉपरली डिक्लेयर करना, कम से कम ये बातें तो बिल्कुल सही होनी चाहिए एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक इमेज है इसलिए बहुत क्लियर नहीं दिखाई दे रही होगी, पर आप पढ़े समझ में आएगा क्या लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन जो है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के लिए है, और देख के ऐसा लगता है कि ये रिकर्सिव है, पर ये रिकर्सिव फंक्शन नहीं दिया हुआ है। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर ले रहे हैं, इसको हम ये कर रहे हैं कि ये फंक्शन को रिकर्सिव बना लो, ठीक। इस फंक्शन को रिकर्सिव बना लो।
371 में 3 डिजिट है, तो 3 की पावर 3 प्लस 7 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3, 371 आएगा। 1634 इसमें 4 डिजिट है, तो पावर 4, हर डिजिट की पावर 4 को ऐड करने पे 4 आएगा। ठीक है, तो हम इसको रिकर्सिव टेक्निक से बनाएंगे। एन एक नंबर है जिसको हम चेक करना चाहते हैं रिकर्सिव है कि नहीं, लेन उसकी लेंथ है। ठीक है, तो लेट्स सी हाउ टू डू दिस। एक एक फंक्शन को हम डिस्कस करते जाएंगे। क्लास का नाम है आर्म नम। इसमें मेंबर डेटा एन है, दूसरा लेन है। एन एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और लेन में उसकी लेंथ आ रही है। आर्नम फंक्शन को पैरामीटर पास किया है जो इस एन को इनिशियलाइज कर रहा है। दिस पैरामीटर इज इनिशियलाइजिंग एन। ठीक, एन को इनिशियलाइज कर लेते हैं आर्नम कंस्ट्रक्टर के थ्रू। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। पैरामीटर में एक नंबर आ रहा है एन, एन लेट से नंबर को इनिशियलाइज कर लिया। लेंथ का मतलब है नंबर में कितने डिजिट हैं, इसको निकालने के लिए लूप बना सकते हैं। थोड़ा सा आसान तरीका इस्तेमाल करें, हम लेंथ निकाल लें यहीं पे। लेन इक्वल टू एन प्लस डबल कोट्स विदाउट लिविंग एनी स्पेस। किसी भी इंटीजर में आप स्ट्रिंग को ऐड कर दे, इट बिकम्स अ स्ट्रिंग। ठीक है, प्लस स्ट्रिंग बन गया तो हमने लेंथ फंक्शन लगा लिया, तो नंबर को हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके जो लेंथ फंक्शन लगाया तो वो उसका लेंथ निकाल लेगा, उसमें कितने डिजिट हैं ये पता कर लेगा। ठीक है, इसके बाद अगला फंक्शन सम पीओडब्ल्यू। आईएनटी सम पीओडब्ल्यू फंक्शन में हम इस नंबर को भेज रहे हैं। इसका नाम आई रख लो, कुछ भी रख लो, आई भी ले लेते हैं। क्वेश्चन में बोला आई तो हम आई ले लेते हैं। पर मैं क्या कह रहा हूं कि ये आई क्या है, आई जो है कॉपी ऑफ एन है। जिस नंबर को हमें चेक करना है उसकी कॉपी है। एन को भेजा गया, कॉपी रिसीव हुई। तो मैं कह लेता हूं कि भाई पीओडब्ल्यू फंक्शन जो है, सम पीओडब्ल्यू फंक्शन है, उसको मैंने 153 दिया। तो मैं क्या चाहूंगा, 153 से मैं 3 निकाल लूं, उसकी पावर 3 लेके ऐड कर लूं। ठीक है, ये मैं इसको पहले कहता हूं। चलो इसको ऐसा करते हैं कि बेटा अगर इसका लूपिंग से बनाया जाए तो क्या होगा। लूपिंग से एक वेरिएबल आप क्या लोगे, एस ले सम ले लोगे, फिर लिखोगे भाई वाइल जो नंबर है आई वो 0 ना हो जाए, डिजिट एक्सट्रैक्शन करना है। फिर आप डिजिट निकाल लोगे आई मॉडलेस 10 से। एस में क्या करोगे, मैथ डॉट पीओडब्ल्यू लगा के डिजिट की पावर जो भी लेंथ है वो ले लेंगे, क्योंकि लेंथ जो है उसके अकॉर्डिंग चलना है। और आई इक्वल टू आई बाई डिवाइड बाई 10 से आप उसकी डिजिट को रिमूव कर दोगे। तो अगर हम 153 की बात करें तो भाई ये क्या करेगा, 153 जीरो तो नहीं है, तो ये पहले डी में क्या निकालेगा, 3 निकालेगा। फिर एस इक्वल टू एस प्लस डी की पावर लेन, लेन तो 3 निकाल ही लिया, तो भाई एस में क्या आ गया, 3 की पावर 3 9 चला गया। आई इक्वल टू आई बाई 10 से 15 बचा, 15 फिर जीरो नहीं है, तो 15 से आएगा 5, 15 मॉडलेस 10 आया 5, तो भाई 5 की क्यूब ऐड कर देगा, 5 की 125 प्लस 9 इक्वल टू 125 प्लस 9 134। ठीक, 27, ये 27 है, सॉरी ये 9 नहीं होगा, 27 होगा। तो 125 प्लस 27 इक्वल टू 152। फिर आई इक्वल टू आई बाई 10 से आई की वैल्यू 1 हो गई, जीरो तो नहीं है, मॉडलेस 10 से 1 आया, 1 क्यूब ऐड करोगे तो
153 हो गया। तो उसके बाद i इक्वल टू आई बटन से i 0 के लूप से बाहर आ गया। तो ये तो सिंपल लूपिंग स्टेटमेंट है, हमें लूपिंग तो करनी नहीं, हमें तो रिकर्सन करना है। ये तो ऐसे ही हमने आपको बताया रिकर्सन कैसे करना है, उसको समझने के लिए आपको लूप पता हो आसानी से कर सकते हैं। तो यहां पे प्रोसेस करना कब तक है? अब आपके पास आइटरेटिव हो गया, लूपिंग हो गई, तो रिकर्सिव कैसे होगा? पहले ये लूप रुक कब रहा है, बेस केस पता करिए। लूप कब रुक रहा है? जब आई की वैल्यू 0 है। आपका बेस केस क्या हुआ? इफ आई इक्वल टू 0 रुकना है, वैल्यू एड एस में हो रही है, तो यहां जुड़ रहा है। तो एस की इनिशियल वैल्यू कितनी है? 0। तो जिसमें एक्यूमुलेट हो रही है वैल्यू, उसकी इनिशियल वैल्यू जो है वो यहां पे रिटर्न कर दीजिए। अदरवाइज आपको क्या करना है? ये पूरा प्रोसेस ये एक ही साथ हो सकता है। एल्स आपको क्या ऐड करना है? डिजिट की पावर लेंथ, इंटीजर टाइप रिटर्न वैल्यू है। पीओडब्ल्यू इंटीजर रिटर्न करता है, सो डबल रिटर्न करता है, तो आपको इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैथ डॉट पीओडब्ल्यू आई मॉडुलस 10 से आगे डिजिट टू दी पावर लेन प्लस जो ऐड करना वो आपने ऐड कर लिया। फिर आगे कैसे चलेंगे? ठीक है, आगे चलने के लिए आप क्या करेंगे? इस रिकर्सिव कॉल करें और आई की वैल्यू को बढ़ाना है, चेंज करना है। तो फिर फंक्शन का नाम क्या है? सम पीओडब्ल्यू आई डिवाइडेड बाय 10। ठीक, इस तरह से ये प्रोसेस करेगा। अब इस प्रोसेस को समझाता हूं मैं आपको। ये रिकर्सिव फंक्शन काम कैसे करने वाला है। आपको आइटरेटिव फंक्शन समझाया, अब रिकर्सिव फंक्शन समझिए। इस फंक्शन को जब आपने कॉल किया, सम पीओडब्ल्यू को कॉल किया, तो आपने क्या पास किया? आपने पास किया 153, लेट्स से 153 पास किया। बेस केस फॉल्स हो रहा है, रिकर्सिव केस के पास आया, यहां इसने निकाला 5 टू द पावर 3 प्लस ये प्लस स्टेटमेंट का मतलब प्लस रिटर्न वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। अब ये दूसरा फंक्शन रिटर्न वैल्यू के लिए एक नया कॉल हुआ, और जब तक यहां से आंसर नहीं आएगा ना बच्चा, तब तक ये वेट करेगा। और उसको उसने क्या दिया? 15 दिया, आई बाय 10। अब ये नया कॉल है, यहां आई का वैल्यू 15 है, 15 भी 0 नहीं है। फिर इधर आया, अब 15 मॉडुलस 10 से आएगा 5, पहले 3 था, सॉरी इधर 3 था, 3 की पावर 3 था, अभी 5 की पावर 3 हुआ, प्लस फिर से फंक्शन कॉल हुआ, और इधर क्या दे रहा है? 15 बाई 10 1। अब फंक्शन 1 इधर पहुंचा, 1 के लिए कॉल कर रहा है। 1 इज नॉट 0, बेस केस इज फॉल्स, इट गोज टू नेक्स्ट टाइम। और अभी क्या है? 1 क्यूब प्लस सम पीओडब्ल्यू को पास कर रहा है 0। ठीक, अब 0 पास किया, 0 के लिए क्या कर रहा है? रिटर्न 0। अब इधर से वैल्यू आई रिटर्न 0, ये 0 इधर 1 क्यूब से जुड़ा, इधर 1 आया, ये 5 क्यूब 125 प्लस 126 आया, 126 प्लस 3 क्यूब इज 27, ऐड करके हमको इधर वापस 153 मिला। ये प्रोसेस फॉलो हो रहा है, 153 है तो 153 मिला, 370 है तो 370 मिला, कुछ और होगा तो कुछ और मिलेगा। ठीक है, अब ये जो रिटर्न वैल्यू है इसको हमको कंपेयर करना है। ये फंक्शन है तो क्यूब करके दे दिया, या उसकी पावर लेंथ 4 है तो 4 पावर 4 करके दे दिया। अब हमें चेक करना है कि ये ओरिजिनल नंबर से मैच करता है कि नहीं। वो किधर चेक करना है? इस आर्मस्ट्रॉन्ग फंक्शन में चेक करना है। चेक वेदर द गिवन नंबर इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर बाय इन्वोकिंग द फंक्शन सम पीओडब्ल्यू और डिस्प्ले अप्रोप्रिएट मैसेज। तो इसको रब करना पड़ेगा। So let's make void is Armstrong। ठीक है,
इधर हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं s इक्वल टू सम POW। इसको हमें क्या चेक करना चाहते हैं? इससे n को चेक करना चाहते हैं। अब इधर n का वैल्यू s के बराबर आ गया, तो डिस्प्ले करना n एक आर्मस्ट्रांग नंबर है। एल्स डिस्प्ले करना n इज नॉट आर्मस्ट्रांग। ये फंक्शन इधर खत्म। मेन बनाने के लिए आर्मनम फंक्शन को क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना, और ये पैरामीटर रिसीव कर रहा है। मेन मेथड में क्या ध्यान रखना है? मेन आर्मनम क्लास का नाम स्मॉल कैपिटल जैसा लिखा है वैसा लिखने, अपने मन से नहीं करें। अब ठीक, आर्मनम क्लास का ऑब्जेक्ट obj इक्वल टू न्यू आर्मनम, और इस पर हमें नंबर पास किया। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, कितने पैरामीटर है उसको देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग नंबर पास कर दीजिए, स्ट्रिंग पास कर दीजिए। डोंट कॉल कंस्ट्रक्टर सेपरेटली। अलग से कुछ बच्चे लिख देते ob डॉट आर्मनम लाइक दिस, तो ऐसा नहीं करना है। इसमें इनपुट करने के लिए कोई फंक्शन दिया नहीं है, केवल एक ही फंक्शन है, इज आर्मस्ट्रांग। ये पैरामीटराइज ये रिकर्सिव फंक्शन तो हम यहां पे कॉल कर ही रहे हैं, तो हमें केवल इस आर्मस्ट्रांग फंक्शन को कॉल करना है बस। तो obj डॉट इज आर्मस्ट्रांग, ठीक है, कोई दिक्कत? थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया? अभी रिवाइज करो और समझ में आ जाएगा। पहले आप जो है रिकर्सिव फंक्शन के लिए आप देखो कि आपका नॉर्मल कैसा बनेगा, है ना, लूप से, वाइल लूप से, फिर उसमें से बेस केस क्या होगा। तो मैंने ऐसे क्लास में पढ़ाया भी ऐसे ही है ना, जो रिकर्सिव वाली क्लासेस है, मैंने पहले नॉर्मल फंक्शन पढ़ाया फिर रिकर्सिव पढ़ाया, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, अगला बाकी अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। गुड नाइट, सब्बा खैर, सी यू।